दोस्तों स्वागत है आप सबका इनकम टैक्स के एक और नए वीडियो में। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने एग्जेम्पशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर पार्ट 3 की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 54G, सेक्शन 54GA और सेक्शन 54GB। इन तीन सेक्शन की बात हम लोग करेंगे और हम लोगों का एग्जेम्पशन जितनी भी थी वो सारी की सारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर आपने एग्जेम्पशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 ये अगर आपने नहीं देखा तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप चाहें तो जाकर के पिछले वीडियोस यहाँ से देख सकते हैं। साथ में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अभी तक जितने भी टॉपिक हम लोगों ने कवर किए हैं उन सब के वीडियोस भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप जाकर के देख सकते हैं। और सारे के सारे वीडियोस यहाँ पर सीक्वेंस में अपलोडेड हैं, ठीक है। तो आपका पूरा का पूरा जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चैप्टर है ये वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सेक्शन 54G की। अब देखिए सेक्शन 54G जो है हम लोगों का वो क्या बोला है, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम द अर्बन एरिया टू नॉन अर्बन एरिया। मतलब यहाँ पर जो आपको एग्जेम्पशन मिल रही है कैपिटल गेन से, वो कैपिटल गेन आपको किस चीज़ से हो रहा है, वो कैपिटल गेन आपको हो रहा है ट्रांसफर करने से कैपिटल एसेट को। जब आप क्या कर रहे हो, अपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को, ठीक है, जो आपकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो अर्बन एरिया से नॉन अर्बन एरिया की तरफ। जब आप शिफ्ट करोगे तो उसमें जो भी आपको क्या होगा, कैपिटल गेन यहाँ पर होगा, उस कैपिटल गेन से आपको यहाँ पर एग्जेम्पशन मिल रही है। सबसे पहले हम लोग उसी पैटर्न में लेकर के चलेंगे जैसे हम लोगों ने अभी पिछले वीडियोस में कवर किया है। हम लोग यहाँ पर पहले बात करेंगे कि क्या क्या कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर में एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो कैपिटल गेन आपको हो रहा है उस कैपिटल गेन को आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, उसके बाद कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको इन्वेस्ट कर लेना है और कितना अमाउंट आपको यहाँ पर एग्जेम्प्ट होगा। तो इसी पैटर्न में हम लोग लेकर के चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी आपको। पहली कंडीशन देखिए, ट्रांसफर्ड अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अभी अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा जो हम लोग असेट की बात कर रहे थे ज़्यादातर सेक्शन में वहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की बात की गई। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को जब आप ट्रांसफर करोगे तो आपको होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही आपको नॉर्मल ज़्यादातर सेक्शन में यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक बेनिफिट ये दे दिया, यहाँ पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है। मतलब जब आप शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करोगे तो उससे होने वाले गेन के, उससे होने वाला जो गेन होगा आपको, उससे भी यहाँ पर एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी। तो हम लोगों के लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट भी कवर हो गए और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट भी कवर हो गए इस पर्टिकुलर सेक्शन जी के अंदर में, सेक्शन 54G के अंदर में। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जो असेट आपका है चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, वो होना क्या चाहिए, वो यहाँ पर होना चाहिए प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग और लैंड। मतलब ये चार असेट जो हैं, इन चार असेट के लिए ही आपको यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलेगी। मतलब इन चार असेट में, अब ये चार असेट जो है आपके शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। इन चार असेट को जो आप ट्रांसफर करोगे उस पे होने वाले कैपिटल गेन से ही आपको यहाँ पर एग्जेम्पशन मिल रही है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे बोले यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सिचुएटेड इन एन अर्बन एरिया। मतलब ये जो कैपिटल एसेट की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग और लैंड, ये आपके इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के पर्पज के लिए यूज हो रहा हो, मतलब आपके बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो रहा हो। और ये सिचुएटेड कहाँ हो आपका बिजनेस, किसी अर्बन एरिया में यहाँ पर सिचुएटेड होना चाहिए। उसके बाद तीसरी कंडीशन देखिए क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफर्ड इन कनेक्शन विद शिफ्टिंग ऑफ द अंडरटेकिंग टू द नॉन अर्बन एरिया। मतलब आप ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से उठा करके इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से कोई आपने एसेट बेच दिया। आपकी जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, ठीक है, जो सिचुएटेड थी कहाँ पे, अर्बन एरिया से, इसको आप ट्रांसफर कर रहे हो कहाँ पे, नॉन अर्बन एरिया में। और जब आप नॉन अर्बन एरिया में ट्रांसफर कर रहे हो तो आप अपने असेट को जो ट्रांसफर करोगे, ठीक है, मान लीजिए कोई असेट आपने सेल ऑफ कर दिया, किसी असेट को आपने कहीं और ट्रांसफर कर दिया, तो उस केस में अगर आप ट्रांसफर करो तभी आपको ये यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलती है इसकी कैपिटल गेन से। अब ये हो गई हमारी कंडीशन। अब कंडीशन तो हो गई, इसके बाद जो कैपिटल गेन होगा, ठीक है, ट्रांसफर करोगे आप, ट्रांसफर करने से आपको यहाँ पर कैपिटल गेन होगा। उस कैपिटल गेन को आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है और कितने टाइम के अंदर करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं, असेसी हैज यूटिलाइज द कैपिटल गेन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर और 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। मतलब जो डेट ऑफ ट्रांसफर थी आपकी उससे 1 ईयर बिफोर या फिर 3 साल के अंदर अंदर, ठीक है, ये आपकी डेट ऑफ ट्रांसफर हो गई। इससे 1 साल के पहले, ठीक है, 1 साल के पहले या फिर इसके ट्रांसफर करने के 3 साल के अंदर अंदर आपको क्या कर लेना है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, परचेज्ड न्यू प्लांट, मशीनरी, लैंड और बिल्डिंग और कंस्ट्रक्टेड द न्यू बिल्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस इन द एरिया वेयर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज शिफ्टेड। मतलब जिस नॉन अर्बन एरिया में, ठीक है, जिस नॉन अर्बन एरिया में आप अपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को शिफ्ट कर रहे हो उस एरिया में
आप क्या खरीद लो, नया प्लांट खरीद लो या मशीन खरीद लो, लैंड या फिर बिल्डिंग खरीद लो, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि बिल्डिंग को आप कंस्ट्रक्ट भी यहाँ पर करवा सकते हो। तो ये आपको करना है उस कैपिटल गेन के पैसे से। या फिर सेकेंड पॉइंट देखिए, इनकरिंग एक्सपेंसेस ऑन द शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिनल एसेट एंड द ट्रांसफर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। जो शिफ्ट कर रहे हो ना आप अर्बन एरिया से लेकर के नॉन अर्बन एरिया में, तो उसमें जो भी आपके शिफ्टिंग में यहाँ पर खर्चे होंगे उन खर्चों को आपको अपने कैपिटल गेन से पूरा करना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट में बोले इनकरिंग एक्सपेंसेस ऑन सच अदर स्पेसिफाइड पर्पसेज एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई और ऐसा पर्पस स्पेसिफाई कर देती है और उस स्पेसिफाइड पर्पस पे अगर आप अपना कैपिटल गेन खर्चा करते हो तो यहाँ पर आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो ये 3 जो पॉइंट हैं, ठीक है, मतलब परचेज वाला हो गया, उसके बाद जो शिफ्टिंग के लिए खर्चे हो रहे हैं उनका हो गया, और उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ये, इन तीनों पे आपको क्या करना है, अपने कैपिटल गेन जो आपको हुआ है उस कैपिटल गेन को यहाँ पर खर्चना है। और अगर आप ये करते हो तो आपको सेक्शन 54G के अंदर में यहाँ पर एग्जेम्पशन मिल जाएगी उस कैपिटल गेन से। इसके बाद लास्ट में देखिए क्या बोले, न्यूली एक्वायर्ड एसेट मस्ट बी हेल्ड फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। मतलब जो आप ये खर्चा करके ये कर रहे हो ना, मतलब प्लांट आपने खरीदा या मशीनरी आपने खरीदी या फिर आपने मान लीजिए बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया है, तो जो भी आप नया एसेट एक्वायर कर रहे हो उसको जिस डेट पे आपने एक्वायर किया है, ठीक है, जिस भी डेट पे आप उसको परचेज कर रहे हो उससे लेकर के 3 साल तक आपको उसको होल्ड करके रखना है, ठीक है, तभी आपका यहाँ पर एग्जेम्पशन बना रहेगा। अगर आप इसको बेच देते हो तो फिर वहाँ पर आपका जो एग्जेम्पशन था वो विड्रॉ हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन डिस्कस कर ली। उसके बाद हम लोगों ने ये देख लिया कि कैपिटल गेन के अमाउंट को आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है। इसके बाद हम लोग ये बात करते हैं कि जो अमाउंट है कैपिटल गेन का वो हम लोगों को यहाँ पे कितना मिलेगा, कितनी एग्जेम्पशन हम लोग क्लेम कर सकते हैं। तो देखिए ये वही सेम टू सेम वैसे ही है जैसी हम लोगों की अभी तक पहले चलती आ रही है, पहले के सेक्शन में जैसे हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर देखिए एग्जेम्पशन टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट परचेज, मतलब वही लैंड बिल्डिंग प्लांट और मशीनरी जो आप परचेज करो वो, या फिर अगर आप नई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हो तो वो, तो जितनी भी कॉस्ट होगी उतना, या फिर जो आपने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, ठीक है, स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस थे, या फिर जो शिफ्टिंग पे आपने खर्चा किया है, इन सबको मिला करके जितना अमाउंट होगा वही आपको यहाँ पर एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन एक चीज़ का भाई ध्यान रखिएगा जो मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, मान लीजिए कि कैपिटल गेन आपको यहाँ पर हुआ था 10 लाख रुपए का, ठीक है, कैपिटल गेन आपको हुआ 10 लाख रुपए का, ठीक है, आपने मान लीजिए परचेज या कंस्ट्रक्शन या जो एक्सपेंसेस है इन तीनों को मिला करके आपने खर्चा किया यहाँ पे 8 लाख रुपए का। तो जितना खर्चा आपने किया ना उतना ही आपका यहाँ पर एग्जेम्प्ट होगा। मतलब 10 लाख के कैपिटल गेन में से आपका एग्जेम्प्ट कितना होगा, 8 लाख रुपए होगा। इन केस मान लीजिए कि आप 10 लाख पूरा का पूरा यहाँ पर इन पर्पस के लिए वो कर देते हो, इन्वेस्ट कर देते हो, तो यहाँ पर आपका 10 लाख के वो हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने 12 लाख यहाँ पर खर्चा किया और कैपिटल गेन आपका 10 लाख है, तो आप एग्जेम्पशन 12 लाख रुपए की नहीं मांग सकते, क्योंकि आपका जो एग्जेम्पशन का अमाउंट है, जो आपका एग्जेम्पशन का अमाउंट है वो आपके कैपिटल गेन को कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता। जो आपका एग्जेम्पशन का अमाउंट है वो या तो कम होगा या तो बराबर होगा आपके कैपिटल गेन से, कभी भी ग्रेटर देन कैपिटल गेन यहाँ पे नहीं हो सकता। तो अगर आपने 12 लाख का किया है तो आपको एग्जेम्पशन 10 ही लाख की मिलेगी, 12 लाख की नहीं मिलेगी। इसके बाद वही कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम वाली बात आ गई कि मान लीजिए आपको अभी कितना टाइम दिया गया था, आपको यहाँ पर टाइम दिया गया था, ये देखिए 3 साल का, ये 1 year बिफोर और 3 years आफ्टर, ठीक है, 1 year बिफोर और 3 years आफ्टर तक का टाइम दिया गया है। कहने का मतलब ये कि 3 साल तक का टाइम आपको यहाँ पर दिया गया है नए एसेट को परचेज या फिर कंस्ट्रक्ट कराने के लिए। लेकिन आपकी ड्यू डेट आने वाली है, ठीक है, जो असेसमेंट ईयर में आप चल रहे हो उस असेसमेंट ईयर में आपकी ड्यू डेट आने वाली है, आपको रिटर्न फाइल करना है। तो अगर आप परचेज या कंस्ट्रक्शन का टाइम आपको ज़्यादा दिया गया था तो आपने परचेज या कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया अपनी ड्यू डेट के पहले, तो आप एग्जेम्पशन कैसे क्लेम करोगे। तो उसके लिए वही सेम चीज़ है। यहाँ पर देखिए इफ़ कैपिटल गेन नॉट यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ, ठीक है, परचेज और कंस्ट्रक्शन और स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस, ठीक है, खर्चों के लिए जो स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस थे या फिर परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए आपने अपने कैपिटल गेन के अमाउंट को यूज़ नहीं किया ड्यू डेट के पहले, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन 139, डिपॉजिट क्या करना है आपको अपने कैपिटल गेन को। अगर आपको एग्जेम्पशन क्लेम करनी है यहाँ पे तो आप क्या करेंगे, अपना जो कैपिटल गेन का अमाउंट था उसको आप डिपॉजिट कर देंगे किसमें, एक अकाउंट में जो आपने ओपन कहाँ किया हुआ है, अंडर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम विद अ स्पेसिफाइड बैंक, जो आपने किसी स्पेसिफाइड बैंक के उसमें जिसको मतलब गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हुआ था इसी पर्पस के लिए, उसमें अगर आप अपना एक अकाउंट ओपन करवा के अपने कैपिटल गेन के अमाउंट को उसमें डिपॉजिट अगर आप करवा देते हैं तो भी यहाँ पर आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। और ये अमाउंट आपको कब डिपॉजिट करना है, अपनी ड्यू डेट पे या ड्यू डेट के पहले, जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट थी ना उस ड्यू डेट पे या उस ड्यू डेट के पहले आपको ये काम कर लेना है, तभी यहाँ पर आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। अब आपने अकाउंट में पैसा जमा करा दिया, इस अमाउंट को बाद में आराम से 3 साल के अंदर अंदर आप निकाल करके अपने जो पर्पस है, ठीक है, परचेज या कंस्ट्रक्शन अगर आपको करना है तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो।
इसके बाद नेक्स्ट आती है बात टैक्स ऑन अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। ठीक है, तो जो पैसा आपने यहाँ पर डिपॉजिट किया था इस अकाउंट में, जो पैसा यहाँ पर आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंडर में जो अकाउंट आपने ओपन किया था उसमें आपने जो पैसा जमा किया था, इसको आप 3 साल के अंदर निकाल करके यूज़ भी तो करोगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपने यूज़ नहीं किया, मान लीजिए 10 लाख का कैपिटल गेन था, ठीक है, आपने इसमें जमा करा दिया, आपने मान लीजिए सिर्फ 8 लाख ही यूज़ किया है, या फिर आपने पूरा का पूरा 10 लाख इसमें ऐसे ही पड़े रहने दिया, 3 साल का टाइम यहाँ एक्सपायर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट डिपॉजिटेड नॉट फुली यूटिलाइज विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, क्योंकि 3 साल का आपको टाइम दिया गया था मैक्सिमम। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर shall be treated as capital gain and shall be taxable in the previous year in which the time period specified expire। तो जो 3 साल का आपको टाइम दिया गया था, ये 3 साल का टाइम जैसे ही खत्म होगा और आपने मान लीजिए अमाउंट को यूटिलाइज नहीं किया पूरा का पूरा, तो जो भी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट यहाँ पर पड़ा रहेगा वो आपका एज अ कैपिटल गेन ट्रीट कर लिया जाएगा और उस प्रीवियस ईयर में ट्रीट किया जाएगा जिस प्रीवियस ईयर में आपका ये 3 साल का टाइम पीरियड एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए लास्ट में बात आती है कि विड्रॉ कब कर लिया जाएगा एग्जेम्पशन। तो जो नया सेट आपने परचेज किया था, ठीक है, नया सेट को मैंने आपसे कहा था कि 3 साल तक होल्ड करके आपको रखना पड़ेगा। तो जो नया सेट आपने परचेज या फिर कंस्ट्रक्ट करवाया है उसको अगर आप ट्रांसफर कर देते हो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, क्योंकि आपकी होल्डिंग कितने दिन की होनी चाहिए थी, 3 साल की होनी चाहिए थी, तो 3 साल के अंदर अगर आप उसको ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका पुराना वाला कैपिटल गेन था वो और जो आपका नया वाला कैपिटल गेन है ये दोनों आपके ट्रीट कर लिए जाएंगे एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और ये दोनों टैक्सेबल होंगे उस प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर में आपने नया वाला असेट अपना ट्रांसफर किया है। देखिए ओल्ड कैपिटल गेन आपको वो वाला था जो आपने एग्जेम्प्ट करवाया है, ठीक है, जिसको इन्वेस्ट करके जिसको खर्चे में डाल करके आपने यहाँ पर एग्जेम्पशन ली थी, वो आपको पुराना वाला कैपिटल गेन। और जो नया सेट आपने एक्वायर किया था उस नया सेट को जब आप सेल करते हो तो आपको यहाँ पर न्यू कैपिटल गेन होता है। तो पुराना वाला कैपिटल गेन और ये जो नया वाला कैपिटल गेन है ये दोनों एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर ट्रीट कर लिए जाएंगे और उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होंगे जिस प्रीवियस ईयर में आपने अपने नए सेट को यहाँ पर ट्रांसफर किया। तो ये हम लोगों ने बात कर ली सेक्शन 54G के बारे में। ठीक है, सेक्शन 54G के हमने सारी कंडीशन देख ली, कितना अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट होगा ये देख लिया, कब आपका विड्रॉ होगा ये देख लिया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर सेक्शन 54GA। अब देखिए सेक्शन 54G और सेक्शन 54GA ये दोनों 90% आप कह सकते हो लगभग सेम है। चेंजेस यहाँ पर क्या है, वहाँ पर आप क्या कर रहे थे, अर्बन एरिया से नॉन अर्बन एरिया में ट्रांसफर कर रहे थे, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अर्बन एरिया से अपने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को आप शिफ्ट कर रहे हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। ठीक है, सेज में आपने शिफ्ट किया और सेज में शिफ्ट करने के लिए आपने जो कैपिटल एसेट अपने ट्रांसफर किए उन कैपिटल एसेट पे होने वाले कैपिटल गेन पे आप एग्जेम्पशन यहाँ पर क्लेम कर रहे हो। तो इसमें ज़्यादा हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग पीछे भी बात कर चुके हैं सेक्शन 54G में। यहाँ पर बस जो चेंजेस होंगे उनकी बात हम लोग करेंगे। देखें पहला वाला पॉइंट सेम वही है, ट्रांसफर्ड अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट आपका होगा विच इज अ प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग और रेंट। डिफरेंस यहाँ पर क्या है, देखिए सेक्शन 54G से यहाँ पर क्या बोले, एनी राइट ऑन बिल्डिंग और लैंड। वहाँ पर राइट्स की बात नहीं कही थी, वहाँ पर कोई भी इंटेंजिबल एसेट आपका नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपका इंटेंजिबल एसेट भी आ गया, यानी कि जो आपका राइट है, ठीक है, जो आपका हक है उस बिल्डिंग पे या फिर लैंड पे, तो ये भी आपका यहाँ पर हो सकता है। अगर आप अपने राइट को ट्रांसफर कर रहे हो या फिर आप अपने टेंजिबल एसेट मान लीजिए प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग या लैंड, इन्हीं को आपने ट्रांसफर कर दिया तो वो आपका हो सकता है। अब वो आपका शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। इसके बाद जो ये एसेट आप ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, जो ये एसेट आप ट्रांसफर कर रहे हो, इनको आप यूज़ किस लिए कर रहे हो, अपने बिजनेस पर्पस के लिए इन अ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, जो कि आपकी सिचुएटेड कहाँ थी, किसी अर्बन एरिया में यहाँ पर सिचुएटेड थी। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो अपने पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को किसमें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। तो थर्ड पॉइंट में देखिए ये बोले ट्रांसफर्ड इन कनेक्शन विद शिफ्टिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग टू एनी सेज। जैसे सेक्शन 54G में हमने क्या किया था, अर्बन एरिया से हमने शिफ्ट किया था अपने नॉन अर्बन एरिया में, और इसके चक्कर में हमको अपने असेट को यहाँ पर ट्रांसफर करने पड़ते। उन असेट को ट्रांसफर करने के चक्कर में हमको कैपिटल गेन हुआ और उस कैपिटल गेन का हमने एग्जेम्पशन क्लेम किया। यहाँ पर हम GA में क्या कर रहे हैं, सेक्शन 54GA में हम लोग अर्बन एरिया से शिफ्ट कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को कहाँ पे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। तो इस पे इस ट्रांसफर करने के चक्कर में जो हमको यहाँ पर अपने कैपिटल एसेट ट्रांसफर करने पड़ रहे हैं, उन पे जो कैपिटल गेन हो रहा है उसका एग्जेम्पशन यहाँ पर हम लोग क्लेम कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर इसकी कंडीशन डिस्कस कर ली। अब इसके बाद बात होगी कि जो कैपिटल गेन आपको हुआ है उसको आपको इन्वेस्ट का करना है। तो ये सेम टू सेम वही सेक्शन 54GA वाली चीज़ें। देखिए पहले पॉइंट में क्या बोले, assessee has utilized the capital gain within a period of 1 year before or 3 years after the date of transfer। वही पीछे वाली सेम कंडीशन, purchased a new plant, machinery, land or building or constructed a new building for the purpose of business in special economic zone। ठीक है, उसके बाद वही incurring expenses on shifting
ऑफ द ओरिजिनल असेट एंड द ट्रांसफर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। उसके बाद लास्ट में वही इनकरिंग एक्सपेंसेस, जो स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उन पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और लास्ट में आपसे बोले न्यूली एक्वायर्ड असेट मस्ट बी हेल्ड फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो सेम वही सेक्शन 54G वाली ये कंडीशन है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वांटम। तो क्वांटम भी ये क्या है, सेम टू सेम वही आपका अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा जितना आपका सेक्शन 54G में हुआ था। एग्जेम्पशन टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द न्यू असेट परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड एक्सपेंसेस स्पेसिफाइड इनकर्ड। तो जो हमने परचेज किया या फिर हमने कंस्ट्रक्ट करवाया या फिर जो हमने एक्सपेंसेस यहाँ पर इनकर किए, इन तीनों को मिला करके जो इनकी कॉस्ट होगी टोटल, उतना ही अमाउंट यहाँ पर हम लोगों का एग्जेम्प्ट होगा। और अगर ये 3 साल का टाइम इसमें हम लोगों को दिया गया था, ठीक है, 3 साल का टाइम हम लोगों को दिया गया था कि 3 साल जब ट्रांसफर करें हम लोग तो उससे लेकर के 3 साल के अंदर अंदर हम लोग परचेज या कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए वही ड्यू डेट आ जाती है हम लोगों की, तो ड्यू डेट आने के तक अगर हम लोगों ने मान लीजिए नहीं परचेज या कंस्ट्रक्शन करवाया है, तो जो कैपिटल गेन का अमाउंट हमारा था उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर वही डिपॉजिट कर देंगे ड्यू डेट या उससे पहले, और हम लोग यहाँ पर एग्जेम्पशन क्लेम कर लेंगे। और इसके बाद वही टैक्स ऑन अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। तो अगर आपने मान लीजिए कि जो अकाउंट में पैसा डाला हुआ था उसको अगर आप 3 साल के अंदर अंदर यूटिलाइज नहीं करते हो पूरा, तो जो भी आपका अनयूटिलाइज्ड अमाउंट था उसको आप क्या करोगे, एज अ कैपिटल गेन यहाँ पर ट्रीट कर लोगे। और ये आपका जो चार्ज होगा, टैक्सेबल होगा, वो कब होगा, उस प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर में आपका 3 साल का टाइम एक्सपायर हो रहा है। बस चेंज यहाँ पर देखिए क्या आ जाता है, विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन में किस केस में आपका जो एग्जेम्पशन आपको दिया गया था वो आपका विड्रॉ कर लिया जाएगा और कितना यहाँ पर कैपिटल गेन आपका टैक्सेबल होगा उसकी बात होगी। तो ये थोड़ा सा चेंज है सेक्शन 54G से। देखते हैं क्या देखें यहाँ पर। पहले पॉइंट में देखिए क्या बोले, कैपिटल गेन, ठीक, कैपिटल गेन इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ द न्यू असेट। अब ये जो कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं ये न्यू वाला कैपिटल गेन है आपका, न्यू कैपिटल गेन। मान लीजिए कि जो असेट आपने एक्वायर किया था, ठीक है, परचेज या कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, मान लीजिए कि हमने लैंड खरीदा था उसमें, ठीक है, ये लैंड को हमको 3 साल तक होल्ड करके रखना था। अब क्या करा हमने कि 3 साल के अंदर अंदर हमने इसको क्या किया, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। और ट्रांसफ़र करने पे जो हमको कैपिटल गेन हुआ है उसी कैपिटल गेन की बात यहाँ पर की गई है। तो वो क्या बोल रहे हैं, कैपिटल गेन अगर आपका ज़्यादा होता है, कैपिटल गेन इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ द न्यू कैपिटल असेट, तो उस केस में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द न्यूली एक्वायर्ड असेट वुड बी कंसिडर्ड एज निल। उसके बाद अगर कैपिटल गेन इज लेस देन और इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ द न्यू कैपिटल असेट, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द न्यूली एक्वायर्ड असेट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड। अब इसमें आपको इस तरीके से समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, चलिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास में एक पुराना लैंड था, हम लोग एक ले लेते हैं, मान लीजिए कि ओल्ड लैंड, ठीक है, ओल्ड लैंड आपके पास में था जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, ओल्ड लैंड की अभी हम लोग बात करें, जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी थी यहाँ पर 10 लाख रुपए सपोज, ठीक है, पुराना आपके पास में लैंड था, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी थी 10 लाख रुपए। नेट कंसिडरेशन मान लीजिए आपने इसको ट्रांसफर किया और आपको नेट कंसिडरेशन यहाँ पर रिसीव हुई कितनी, 15 लाख रुपए की, ठीक है। अब ये 15 लाख रुपए की नेट कंसिडरेशन है और 10 लाख रुपए आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगी है, तो इसका मतलब आपका कैपिटल गेन कितना हुआ, को कैपिटल गेन, इसको ओल्ड कैपिटल गेन कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर ओल्ड कैपिटल गेन। तो ओल्ड कैपिटल गेन आपका कितना हो गया, 15 लाख माइनस 10 लाख यानी कि 5 लाख रुपए, ठीक है, ये हो गई ओल्ड कैपिटल गेन की बात। अब आपका क्या हुआ, ये जो 5 लाख रुपए का आपका ओल्ड कैपिटल गेन हुआ है, इससे क्या किया आपने, नया असेट यहाँ पर खरीद लिया, नया मान लीजिए आपने क्या किया है, नया प्लांट खरीद लिया, न्यू प्लांट, आपने नया प्लांट कोई खरीदा, 5 लाख रुपए का आपको कैपिटल गेन हुआ था, इसी को आपको इन्वेस्ट कर देना था किसी और असेट को परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कुछ भी हो सकता है। आपने मान लीजिए यहाँ पर प्लांट खरीदा और आपने कितने का खरीदा, सपोज यहाँ पर आपने खरीदा इसको, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो थी वो आपने 7 लाख रुपए का खरीदा। अब ये चीज़ याद रखिएगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जितना आपका यहाँ पर कैपिटल गेन होता है उतना ही अमाउंट मैक्सिमम आपका एग्जेम्प्ट होता है। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर 4 लाख रुपए होती, जो नया प्लांट आप खरीद रहे हो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर 4 लाख होती, तो आपका एग्जेम्पशन अमाउंट कितना होता, 4 लाख रुपए होता। अगर ये 5 लाख होती तो 5 लाख होता, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसकी है 7 लाख रुपए, मतलब 5 लाख का कैपिटल गेन आपको हुआ था, लेकिन आपने असेट जो से खरीदा वो 7 लाख रुपए का खरीद दिया, तो आपका एग्जेम्पशन अमाउंट यहाँ पर कितना होगा, एग्जेम्पशन अमाउंट आपका 5 लाख होगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि कैपिटल गेन के अमाउंट को एक्सीड नहीं करेगा आपका एग्जेम्पशन। तो यहाँ पर ओल्ड ये जो आपका कैपिटल गेन हुआ था इसमें आपको एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, यहाँ पर आपको एग्जेम्पशन मिलेगी कितनी, 5 लाख रुपए की, ठीक है।
7 लाख रुपए का क्योंकि असेट आपने खरीदा तो आपका 5 लाख रुपए यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको ये वाला जो आपने खरीदा था नया प्लांट, ठीक है, ये जो नया प्लांट आपने खरीदा था इसको आपको 3 साल होल्ड करके रखना था। आपने 3 साल के पहले ही इसको उठा के ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब आपने इसको ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पर 2 कंडीशन होगी। देखें, यहाँ पर एक जगह पे बोले कैपिटल गेन आपका ज़्यादा होना चाहिए और एक जगह पे बोले कैपिटल गेन आपका कम होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर 2 कंडीशन ही लेकर के चलेंगे। कंडीशन 1 की बात करते हैं, चलिए, ठीक है। कंडीशन 1 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेम हम लोगों की। कंडीशन 1 में हम लोग लेंगे जब कैपिटल गेन हम लोगों का एक्सीड कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने इस असेट को बेच दिया 3 साल के पहले और यहाँ पर हमने नेट कंसिडरेशन जो रिसीव करी वो थी यहाँ पर 15 लाख रुपए की, ठीक है। नया प्लांट आपको होल्ड करके रखना था 3 साल के लिए, आपने उसको बेच दिया। अब उस असेट को आपने खरीदा था 7 लाख रुपए का और यहाँ पर मान लीजिए पहला केस हम लोग ले रहे हैं जिसमें आपने नेट कंसिडरेशन जो रिसीव करी वो 15 लाख रुपए करी। तो 15 लाख रुपए की नेट कंसिडरेशन है आपकी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी 7 लाख रुपए की। तो यहाँ पर कैपिटल गेन हम लोगों का कितना निकलेगा? कैपिटल गेन आप मान लीजिए यहाँ पर CG1 इसको लिख देते हैं हम लोग, चलिए, ठीक है। CG1 यानी कि कैपिटल गेन 1, क्योंकि अब ये चेंज हो जाएगा। देखिए कैपिटल गेन 1 जो आप क्लेम करने के लिए मांगोगे वो कितना हो रहा है आपका? 15 लाख माइनस 7 लाख यानी कि कितना हो गया? 8 लाख रुपए। अब इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो कैपिटल गेन आपका लिखा हुआ है न्यू वाला कैपिटल गेन है, ठीक है, ये न्यू वाला कैपिटल गेन है। आपने नेट कंसिडरेशन रिसीव की 15 लाख रुपए की, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी 7 लाख रुपए थी, इसका मतलब कैपिटल गेन आपका कितना हुआ? 8 लाख रुपए हुआ। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो कैपिटल गेन है यहाँ पर वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को एक्सीड कर रहा है। ये हो गया आपका 8 लाख रुपए और ये आपका था कितना? 7 लाख रुपए। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कैपिटल गेन जो हम लोगों को नया सेट को बेच के मिल रहा है वो ज़्यादा है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। तो क्या होगा यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो हमारी क्या हो जाएगी? नील हो जाएगी यहाँ पर जब हम लोग कैपिटल गेन को निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होने का मतलब ये है कि जो आप ये 7 लाख रुपए माइनस कर रहे हो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। मतलब 15 लाख रुपए में से अब आपको कुछ भी माइनस करने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको 15 लाख रुपए में से कुछ भी माइनस करने को नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये 15 लाख का पूरा 15 लाख आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। ये होगा इसकी बात। सेकंड केस ले लेते हैं मान लीजिए, ठीक है। सेकंड केस में मान लीजिए कि नेट कंसिडरेशन आपको रिसीव हुई यहाँ पे 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए की आपको नेट कंसिडरेशन रिसीव हुई, 7 लाख रुपए आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था। तो इसका मतलब कैपिटल गेन आपका कितना निकला? इसको ले लेते हैं हम लोग कैपिटल गेन 2 एक तरीके से। तो यहाँ पर आपका ये होता 10 लाख माइनस 7 लाख यानी कि कितना निकलता? 3 लाख रुपए, ठीक है। अब ये आपका 3 लाख रुपए निकला यानी कि कैपिटल गेन जो हमारा है वो क्या होगा? लेस हो गया किसके? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। मतलब जो नया कैपिटल गेन हमको हो रहा है वो कम है हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द न्यू असेट से। तो इस केस में क्या होगा कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप निकालोगे वो कैसे निकलेगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द न्यूली एक्वायर्ड एसेट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड। जितना हमने एग्जेम्प्ट करवाया था उसको हम लोग माइनस करेंगे किससे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर तो हमने नील कर दिया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को, मतलब 0 हो गई थी हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो जितना नेट कंसिडरेशन में रिसीव किया वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो गया। यहाँ पर क्या होगा देखिए, यहाँ पर आपने जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है आपकी वो क्या हो जाएगी? जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो उसमें से माइनस आप क्या कर दोगे? जितना अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट यहाँ पर हुआ था, आपका अमाउंट आपने कितना एग्जेम्प्ट कराया था जो पुराने कैपिटल इसको कैपिटल एसेट को बेच के मिला था? 5 लाख रुपए का आपने एग्जेम्प्ट करवाया था। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस 5 लाख रुपए आप कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी आ जाएगी 2 लाख रुपए। अब इसका मतलब है कि जो कैपिटल गेन आप निकालोगे उसमें होगा नेट कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि हो जाएगा 10 लाख रुपए माइनस 2 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इस बार कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी नील नहीं है, इस बार हमको कुछ माइनस करने को मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 8 लाख रुपए, यानी कि जो हमारा कैपिटल गेन हुआ, जो टैक्सेबल कैपिटल गेन होगा वो हमारा 8 लाख रुपए होगा। कहने का मतलब ये है कि जो पुराना कैपिटल गेन था हमारा, इससे हमको कैपिटल गेन हुआ था 5 लाख रुपए का, ठीक है। इससे हमको कैपिटल गेन हुआ था 5 लाख रुपए का और यहाँ पर हमको नया जो हमने बेचा नया सेट उससे हमको बेच करके हुआ था 3 लाख रुपए का। ये तो 5 लाख और प्लस 3 लाख 8 लाख रुपए वैसे आ गया। लेकिन आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि आपका 8 लाख रुपए यहाँ पर टैक्सेबल होगा। अब देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा टैक्सेबल हो गया था, जितना नेट कंसिडरेशन आपने रिसीव किया पूरा का पूरा टैक्सेबल हो गया। अगर आपका कैपिटल गेन ज़्यादा हो जाता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका कैपिटल गेन कम होता है या बराबर होता है आपके कॉस्ट ऑफ
न्यू कैपिटल एसेट से, तो उस केस में आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से अपना एग्जेम्प्टेड अमाउंट माइनस कर देना है कैपिटल गेन का, और फिर इसके बाद आपको नेट कंसिडरेशन से उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करना है, तो आपका यहाँ पर कैपिटल गेन निकल करके आ जाएगा। तो ये होता है हमारा विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन। तो विड्रॉ होगी तो मतलब ये 8 लाख रुपए जो आपको हो रहा है ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा, और इस केस में आपका 15 लाख रुपए यहाँ पर टैक्सेबल होगा। तो ये हम लोगों ने सेक्शन 54 GA भी डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने लास्ट सेक्शन की, जो कि होगा सेक्शन 54 GB। अब इस सेक्शन में देखिए क्या बोल रहे हैं आपसे, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका एक और यहाँ पर सेक्शन था, अगर आपको याद हो, सेक्शन 54, ठीक है। सेक्शन 54 जो हम लोगों का सबसे पहला हम लोगों ने यहाँ पर एग्जेम्पशन में सेक्शन डिस्कस किया था, सेक्शन 54, क्योंकि जो आपको कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन मिलती है वो आपको मिलती है सेक्शन 54 से लेकर के सेक्शन 54 GB तक। तो सेक्शन 54 भी हम लोगों का ऐसे ही था, जिसमें आप रेजिडेंशियल हाउस को ट्रांसफर करते हो, इससे होने वाले कैपिटल गेन को आप किस में इन्वेस्ट करते हो, रेजिडेंशियल हाउस में करते हो। तो ये हम लोगों का सेक्शन 54 था, उसी से लगभग रिलेटेड हम लोगों का सेक्शन 54 GB है। कुछ थोड़े बहुत यहाँ पर चेंजेस हैं, देखिए क्या होता है। अब अगर कंडीशन की बात करें हम लोग सेक्शन 54 GB में, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, असेसी कैन बी एन इंडिविजुअल और HUF। तो असेसी जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और HUF भी हो सकता है, जो कि क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को, जो कि क्या है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का मतलब आपका हाउस भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका लैंड भी हो सकता है, अगर वो लैंड आपका इस हाउस प्रॉपर्टी से ही जुड़ा हुआ है, जो हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी वाले में डिस्कस किया था, आपको याद होगा अगर तो आपका जो असेसी है वो ट्रांसफर कर रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, जो कि क्या है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। और ये ट्रांसफर कब तक हो गया है, 31 मार्च 2022 के पहले इसने ये ट्रांसफर यहाँ पर कर लिया है। और ये जो ट्रांसफर करने के बाद, ठीक है, जैसे सेक्शन 54 में हमने डिस्कस किया था कि जो कैपिटल गेन उसको हो रहा है उस रेजिडेंशियल हाउस को ट्रांसफर करके उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में ही यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ पर बोल रहे हैं आपको कि रेजिडेंशियल हाउस उसने ट्रांसफर किया, लेकिन यहाँ पर क्या करना है उसको, कैपिटल गेन नहीं, उसको यहाँ पर अपनी नेट कंसिडरेशन, मतलब जितना भी पैसा उसको रिसीव हुआ है वहाँ पर उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेच करके उसे क्या करना है, इन्वेस्ट कर देना है। कहाँ पर, इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ एन एलिजिबल स्टार्टअप। और ये कब तक कर लेना है, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन 139। मतलब जो उसकी ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की, उस असेसमेंट ईयर की जो भी उसकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है, उसके पहले उसको अपनी पूरी की पूरी नेट कंसिडरेशन जो उसको रिसीव हुई है इस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेच करके, उसको क्या करना है, इन्वेस्ट कर देना है इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ एन एलिजिबल स्टार्टअप। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन 54 GB है, इसमें पहले 2 केसेस आते थे, एक आपका होता था एलिजिबल कंपनी का और एक होता था आपका एलिजिबल स्टार्टअप्स का। मतलब स्टार्टअप तो पहले भी थे, एलिजिबल कंपनी भी पहले थी, लेकिन 2017 तक ही ये एप्लीकेबल थी। 2017 के बाद इसको हटा दिया गया, अब सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल स्टार्टअप की बात होती है। तो यहाँ पर आप लोग एलिजिबल स्टार्टअप क्या होता है, एलिजिबल कंपनी क्या होती है, इनकी बात अभी हम लोग आगे करेंगे, शॉर्ट में करेंगे, लेकिन हम लोग इसको भी अभी डिस्कस कर लेंगे कि एलिजिबल स्टार्टअप आपका क्या होता है, एलिजिबल कंपनी क्या होती है। इसके बाद देखिए एक और कंडीशन है इसमें, लास्ट में क्या बोल रहे हैं, द कंपनी विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन द इक्विटी शेयर्स बाय द असेसी यूटिलाइजेज द अमाउंट फॉर द परचेज ऑफ द न्यू असेट बीइंग प्लांट और मशीनरी। इन केस ऑफ द टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप कंपनी, अ न्यू असेट शेल ऑल्सो इंक्लूड, ठीक है, ये ऑल्सो होगा, शेल ऑल्सो इंक्लूड कंप्यूटर्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कहने का मतलब ये है कि जो असेसी था हम लोगों का, ठीक है, ये हम लोगों का असेसी था, इसने क्या किया, अपने रेजिडेंशियल हाउस को यहाँ पर क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करके जो इसको नेट कंसिडरेशन यहाँ पर रिसीव हुई, इस नेट कंसिडरेशन को इसने क्या किया, इक्विटी शेयर्स में यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, किसके, एलिजिबल स्टार्टअप्स के। और ये एलिजिबल स्टार्टअप ने क्या किया, इक्विटी शेयर्स जब इसको पैसा यहाँ पर रिसीव हुआ, जो नेट कंसिडरेशन में इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया गया था, वो पैसा इसके पास पहुँचा, स्टार्टअप के पास में। अब ये स्टार्टअप के पास में जो पैसा पहुँचा है, इसको इन्वेस्ट कब तक कर देना है, विद इन 1 year फॉर द परचेज ऑफ क्या, फॉर द परचेज ऑफ प्लांट और मशीनरी। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप है, कोई टेक्नोलॉजी वाली कंपनी, टेक कंपनी है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, उसके लिए कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर वो परचेज कर सकती है इस इक्विटी शेयर के सब्सक्रिप्शन के पैसे से यहाँ पर। और ये कब तक कर लेना, उसको जिस डेट पे सब्सक्राइब किया जा रहा है, मतलब जिस डेट पे इक्विटी शेयर परचेज किए जा रहे हैं, उस डेट से लेकर के 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पर इसको ये परचेज कर लेना है, तभी ये आपको जो एग्जेम्पशन है, मतलब जो असेसी है, उसको तभी इस कैपिटल गेन की यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलेगी। तो ये तो हम लोगों ने सारी कंडीशन डिस्कस कर ली। इसके बाद अब देखिए बात कर लेते हैं हम लोग कि एलिजिबल कंपनी कौन होती है। एलिजिबल कंपनी मीन्स अ कंपनी विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन है देख लेते हैं, चलिए।
पहली कंडीशन बोल रहे हैं कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इंडिया में वो इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए बिटवीन द प्रीवियस ईयर इन विच द कैपिटल गेन अराइजेस, जिस प्रीवियस ईयर में आपको कैपिटल गेन हो रहा है उस प्रीवियस ईयर से लेकर के जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की, ठीक है, ड्यू डेट जो है आपकी रिटर्न फाइल करने की, मतलब प्रीवियस ईयर में जिस ईयर में आपको यहाँ पर कैपिटल गेन हुआ उससे लेकर के जो आपकी ड्यू डेट है उसकी रिटर्न फर्निश करने की, उसके बीच में इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए इंडिया के अंदर में। दूसरा पॉइंट देखिए क्या बोल रहे हैं, इट इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एन आर्टिकल और अ थिंग और इन एन एलिजिबल बिजनेस। तो अब ये एलिजिबल बिजनेस क्या होता है इसको भी अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट में देखिए क्या बोल रहे हैं, इट इज अ कंपनी इन विच द असेसी हैज मोर देन 25% शेयर कैपिटल और मोर देन 25% ऑफ द वोटिंग राइट आफ्टर द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन द शेयर्स बाय द असेसी। तो जो असेसी है, ठीक है, उस असेसी के पास उस पर्टिकुलर कंपनी के 25% से ज़्यादा यहाँ पर शेयर कैपिटल हो या तो फिर 25% से ज़्यादा क्या हो, वोटिंग राइट हो, और ये कब हो, आफ्टर सब्सक्रिप्शन इन द शेयर्स बाय द असेसी, मतलब जो सब्सक्रिप्शन उसने किया उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स में उसके बाद या तो उसके 25% से ज़्यादा शेयर कैपिटल उसके पास में होनी चाहिए या तो फिर 25% से ज़्यादा वोटिंग राइट उसके पास में होनी चाहिए। इसके बाद लास्ट पॉइंट में देखिए क्या बोले, इट इज़ एन एलिजिबल स्टार्टअप। तो जो एलिजिबल कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, एलिजिबल स्टार्टअप होनी चाहिए, और इट इज़ अ स्मॉल और मीडियम कंपनी एज पर द MSME एक्ट 2006। तो ये तो हो गई बात हम लोगों की एलिजिबल कंपनी की। अब बात आती है इसके बाद एलिजिबल स्टार्टअप की, जो हम लोगों का मेन कंसर्न है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर में। अब अगर हम लोग एलिजिबल स्टार्टअप की बात करें तो इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं, अ कंपनी और अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, LLP का मतलब हो गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन एंड इज एंगेज्ड इन एलिजिबल बिजनेस। अभी एलिजिबल बिजनेस क्या होता है इसको भी हम लोग थोड़ी देर में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कंडीशन क्या क्या है ये देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखिए, इट इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2016 बट बिफोर 1 अप्रैल 2022। तो मतलब 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 1 अप्रैल 2022 के बीच में वो इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में देखें, टोटल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 100 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है, जिस प्रीवियस ईयर में कैपिटल गेन अराइज हो रहा है उस असेसी को उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में इस स्टार्टअप का जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट में देखिए क्या बोल रहे हैं, इट होल्ड्स अ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल बिजनेस फ्रॉम द इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि जो एलिजिबल कंपनी है, ठीक है, इस एलिजिबल कंपनी के अंडर ही हम लोगों का एलिजिबल स्टार्टअप आता है। तो इसी एलिजिबल स्टार्टअप में जो कैपिटल गेन उस असेसी को हुआ है उस कैपिटल गेन या उस नेट कंसिडरेशन को अगर वो असेसी इन्वेस्ट कर देता है किसमें, एलिजिबल स्टार्टअप के इक्विटी शेयर्स में, तो यहाँ पर वो एग्जेम्पशन यहाँ पर क्लेम कर सकता है। मतलब एलिजिबल कंपनी का भी पहले केस होता था लेकिन अब वो एप्लीकेबल नहीं है, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल स्टार्टअप की बात होगी। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एलिजिबल बिजनेस को भी। तो एलिजिबल बिजनेस में देखिए क्या बोल रहे हैं, मीन्स अ बिजनेस कैरिड आउट बाय एन एलिजिबल स्टार्टअप, ऐसा बिजनेस जो कि एलिजिबल स्टार्टअप यहाँ पर कर रहा हो, एंगेज्ड इन द इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन, डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोसेसेस और सर्विसेज और अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद अ हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन। तो ये हो गया हम लोगों का एलिजिबल बिजनेस। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीनों पॉइंट डिस्कस कर लिया, एलिजिबल कंपनी, एलिजिबल स्टार्टअप और एलिजिबल बिजनेस। आपको इतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि जो पीछे हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किए एलिजिबल स्टार्टअप के, ठीक है, एलिजिबल कंपनी के, ये सब क्या होता है। मेन आपका फोकस ये होना चाहिए कि जो रेजिडेंशियल हाउस को बेच करके नेट कंसिडरेशन रिसीव हो रही है वो इन्वेस्ट कहाँ होनी चाहिए, एलिजिबल स्टार्टअप में इन्वेस्ट होनी चाहिए। और ये एलिजिबल स्टार्टअप क्या कर रहा हो, एलिजिबल बिजनेस में यहाँ पर ये एंगेज होना चाहिए। बस इतना ही आपको ध्यान रखना। और उसके बाद ये एलिजिबल स्टार्टअप क्या करेगा, उस सब्सक्रिप्शन के पैसे को यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा 1 साल के अंदर अंदर, जिस साल में इसने रिसीव किया है, जिस डेट पे इसने रिसीव किया वो सब्सक्रिप्शन, उससे लेकर के 1 साल के अंदर अंदर ये नया असेट यहाँ पर खरीदेगा, जो कि प्लांट या मशीनरी होगा या फिर कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो सकता है, अगर वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन ये स्टार्टअप है तो। अब इसके बाद हम लोग मेन अपने पॉइंट पे आते हैं। हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि कितना अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट होगा। तो देखिए इसमें भी वही प्रपोर्शनेट वाली बात आती है। 2 पॉइंट आपको दिए गए। पहला पॉइंट देखिए क्या बोल रहे हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नेट कंसिडरेशन। तो इस केस में क्या होगा, होल अमाउंट ऑफ द कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट। तो अगर आपका अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया है वो आपसे आपके नेट कंसिडरेशन से या तो ज़्यादा हो या तो उसके बराबर हो, तो होल अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के चलिए मान लेते हैं कि आपने मान लीजिए ट्रांसफ़र किया, ठीक है, आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया अपना रेजिडेंशियल हाउस, और इस ट्रांसफ़र में आपको जो नेट कंसिडरेशन रिसीव हुई वो मान लीजिए कि हुई 10 लाख रुपए, और इसमें जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगा था वो आपका लगा था 6 लाख रुपए का।
तो 10 लाख रुपए का ये हो गया, 6 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई, तो कैपिटल गेन आपका कितना हुआ, 4 लाख रुपए का। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो नेट कंसिडरेशन आपको रिसीव हुआ है, ठीक है, इसमें दो केसेस हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए कि जो नेट कंसिडरेशन आपको रिसीव हुआ, इसको आपने इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पर उसमें इक्विटी शेयर्स में, और आपने यहाँ पर अमाउंट जो इन्वेस्ट किया वो सपोज किया 8 लाख रुपए का। नेट कंसिडरेशन आपको रिसीव हुआ था 10 लाख रुपए, आपने इन्वेस्ट किया कितना, 8 लाख रुपए। दूसरे केस में ले लेते हैं, मान लीजिए कि आपने 12 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किया। तो पहला केस क्या बोला है कि अगर मान लीजिए आपका अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है, जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया अगर वो ज़्यादा होता है या उसके बराबर होता है किसके, नेट कंसिडरेशन के, तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल गेन यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये वाला केस देखिए 12 लाख रुपए वाला, 10 लाख रुपए की नेट कंसिडरेशन रिसीव हुई और आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कितना किया, 12 लाख रुपए किया, मतलब नेट कंसिडरेशन से ज़्यादा किया। तो इसका मतलब ये होगा कि जो 4 लाख रुपए का पूरा कैपिटल गेन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी पहले केस की बात। अब इसके बाद देखिए 8 लाख वाला, मान लीजिए कि 10 लाख रुपए की नेट कंसिडरेशन रिसीव हुई थी, आपने इन्वेस्ट किया सिर्फ 8 लाख रुपए। तो अब इस केस में क्या होगा कि प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन आपका एग्जेम्प्ट होगा। तो ये कैसे निकलेगा, एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपको हो रहा है वो मल्टीप्लाइड बाई अमाउंट इन्वेस्टेड होल डिवाइडेड बाई नेट कंसिडरेशन। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो आपको कैपिटल गेन हुआ है यानी कि 4 लाख रुपए का, ये हो गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, क्योंकि हम लोगों को प्रपोर्शनेट अमाउंट यहाँ पर निकालना है कैपिटल गेन का, जो हम लोगों का एग्जेम्प्ट होगा, पूरा का पूरा यहाँ पे एग्जेम्प्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमारा नेट कंसिडरेशन से कम है जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर आप इसे मल्टीप्लाई कितना करेंगे, जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया यानी कि 8 लाख रुपए, इसको आपको डिवाइड कर देना है नेट कंसिडरेशन से जो आपने रिसीव की थी यानी कि 10 लाख रुपए। अब ये 5 जीरो यहाँ से गए, 5 यहाँ से गए, एक ये और एक ये, 8 4 32 यानी कि 3,20,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी कि 4 लाख में से 3,20,000 अगर आपका एग्जेम्प्ट हो गया तो टैक्सेबल कितना हुआ, तो टैक्सेबल हम लोगों का होगा 80,000 रुपये। ठीक है, ये 80,000 रुपये का कैपिटल गेन हम लोगों का यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपना निकालते हैं कि कितना अमाउंट हम लोगों का एग्जेम्प्ट होगा। अब इसके बाद देखिए वही वाली बात आती है जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में हम लोग अभी तक इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें चेंज है, देखिए क्या बोल रहे हैं, इफ द नेट कंसिडरेशन इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी फॉर द परचेज ऑफ द प्लांट और मशीनरी। अभी तक क्या हो रहा था कि जो असेसी के पास में पैसा है वो यहाँ पर कर रहा था, अपना इन्वेस्टमेंट डाल रहा था इस अकाउंट में, जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर उसने ओपन किया हुआ है, उस अकाउंट में ये पैसा यहाँ पर डिपॉजिट कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है कि उसकी जो ड्यू डेट थी उसके पहले उसने कंपनी में अपना इक्विटी शेयर खरीद लिया। अब कंपनी के पास में जिस डेट पे कंपनी में सब्सक्रिप्शन हुआ है उन इक्विटी शेयर्स का, उससे लेकर के 1 साल के अंदर अंदर उसको क्या कर लेना है, यहाँ पर असेट को अपने परचेज कर लेना है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर देखें, इफ द नेट कंसिडरेशन इज नॉट फुली यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी फॉर द परचेज ऑफ द प्लांट और मशीनरी बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न बाय द असेसी। ठीक है, असेसी ने क्या किया, मान लीजिए 1 मई को, ठीक है, 1 मई को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया असेट को, जो रेजिडेंशियल हाउस था उसको ट्रांसफ़र किया गया और यहाँ पर कैपिटल गेन हो गया। अब सपोज यहाँ पर 1 अगस्त की डेट आई और 1 अगस्त को इसकी क्या थी, ड्यू डेट थी, इसके रिटर्न फाइल करने की, इस पर्टिकुलर जो असेसी था उसकी ड्यू डेट थी रिटर्न को फाइल करने की। तो जो ड्यू डेट होती है उस ड्यू डेट के पहले पहले उसको क्या करना है, जो भी नेट कंसिडरेशन यहाँ पर रिसीव हुई है उस नेट कंसिडरेशन को उसको इन्वेस्ट कर देना है किसमें, इक्विटी शेयर्स में। तो सपोज यहाँ पर 1 जून को उसने यहाँ पर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दी। अब क्या होता है कि जिस डेट पे सब्सक्रिप्शन हुआ है, मतलब 1 जून को अगर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो इससे लेकर के 1 साल का कंपनी के पास में टाइम होता है कि वो नए एसेट को परचेज या फिर कंस्ट्रक्ट करवा सकती है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये जो 1 जून से लेकर के अगस्त का टाइम है, इस 1 जून से लेकर के अगस्त के बीच में अगर ये कंपनी अपने एसेट को परचेज नहीं करती, कहने का मतलब ये है कि एसएससी की जो ड्यू डेट थी रिटर्न फाइल करने की, उसके पहले अगर ये कंपनी क्या करती है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करती है नए एसेट को परचेज करने के लिए, तो उसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो नेट कंसिडरेशन से रिसीव करी हुई है इस नेट कंसिडरेशन को उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा किसमें, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंडर में। मतलब अगर आपने अभी जो पिछले सेक्शन देखे तो पिछले सेक्शन में क्या होता था कि जो एसएससी को टाइम दिया जाता था, जैसे 3 साल का टाइम दिया गया, 4 साल का टाइम दिया गया, तो 3 साल या 4 साल तो वो बनवाता रहेगा, लेकिन ड्यू डेट के पहले अगर उसने इन्वेस्टमेंट नहीं करी है तो उस इन्वेस्टमेंट को, उस कैपिटल गेन को उसको डिपॉजिट करना पड़ता था कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर में। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो एसएससी है उसको कुछ नहीं करना, यहाँ पर उसने अपना ड्यू डेट के पहले क्या किया कि सब्सक्राइब कर लिया इक्विटी शेयर्स में। अब कंपनी के पास में जिस डेट पे सब्सक्राइब किया गया उस डेट से लेकर के 1 साल का भी कंपनी के पास में टाइम है। लेकिन अगर मान लीजिए कंपनी 1 साल का उसके पास में टाइम है, लेकिन कंपनी अगर इसकी ड्यू डेट के पहले इन्वेस्टमेंट नहीं करती है तो वो क्या करेगी, जो पूरा का पूरा उसने नेट कंसिडरेशन रिसीव किया था उस नेट कंसिडरेशन को उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा किसमें, कैपिटल गेन
अकाउंट स्कीम के अंडर में। तो देखिए यहाँ पर यही चीज़ आपसे बोल रहे हैं, इफ़ द नेट कंसिडरेशन इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी फॉर द परचेज ऑफ द प्लांट और मशीनरी बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न बाय द असेसी, deposit the net consideration of the part of it on or before the due date of the furnishing of the return in an account opened under capital gain account scheme 1988 with a specified bank authorized by the central government to claim the exemption। एक चीज़ और यहाँ पर ऐड हो गई है कि जो डिपॉजिट किया जाएगा, ठीक है, जो पैसा डिपॉजिट किया गया इस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंडर में, उसका प्रूफ यहाँ पर एसएससी को अपने रिटर्न के साथ में अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ एक और इसमें ऐड हो गई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि कितना आपका अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट होगा और किस तरीके से आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का बेनिफिट यहाँ पर उठाओगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे टैक्स ऑन अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। तो इसमें सेम वही कंडीशन है जैसे भी था हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोले हैं, अमाउंट डिपॉजिटेड नॉट फुली यूटिलाइज विद इन द पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन शैल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन एंड शैल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड एक्सपायर्स। तो यहाँ पर क्या किया था, जो कंपनी थी, जो एलिजिबल स्टार्टअप था, उसने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर पैसा डाल दिया। ड्यू डेट आ रही थी एसएससी की, उस ड्यू डेट के पहले उसने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डाल करके एसएससी का जो पूरा पैसा था वो यहाँ पर एग्जेम्प्ट करा दिया। अब लेकिन उसके पास में 1 साल का टाइम है, ठीक है, 1 साल का टाइम है उस अकाउंट से पैसा निकाल करके उसको असेट भी यहाँ पर परचेज करना पड़ेगा। लेकिन उसने क्या किया, असेट परचेज नहीं किया, 1 साल का टाइम निकल गया और पैसा अकाउंट में ऐसे ही पड़ा रहा। तो जो पैसा अनयूटिलाइज यहाँ पर पड़ा रहा है उस अकाउंट के अंदर में, वो अब क्या होगा, कैपिटल गेन की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा उस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में वो 1 साल का टाइम एक्सपायर हो रहा है। तो यहाँ पर उस पर उसको टैक्स देना पड़ जाएगा। अब देखिए इसके बाद बात करेंगे हम लोग विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन की। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी और द न्यू असेट एक्वायर्ड ट्रांसफर्ड विद इन 5 years और 3 years in case of computer or computer software acquired by an eligible startup from the date of their acquisition। तो क्या बोल रहे हैं लोग कि अगर मान लीजिए एसएससी जो है वो अपने इक्विटी शेयर जो उसने कंपनी के खरीदे वो, या फिर जो कंपनी ने, जो एलिजिबल स्टार्टअप था, उसने जो नया सेट यहाँ पर प्लांट या मशीनरी परचेज किया था वो, इनको अगर वो ट्रांसफर कर देते हैं 5 साल के अंदर अंदर, मतलब जिस डेट पे उन्होंने परचेज किया उस डेट से लेकर के 5 साल के अंदर अंदर अगर इसको इन लोग ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एग्जेम्पशन आपको दी गई थी पहले वो पूरी की पूरी यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कंप्यूटर, जैसे हम लोगों ने बात की थी ना टेक स्टार्टअप्स की, तो टेक स्टार्टअप अगर है तो उनके जो नए सेट थे वो क्या थे, कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो उस केस में 3 साल का टाइम दिया गया है, मतलब इनको इसको होल्ड कितने टाइम तक करना है, मिनिमम 3 साल करना है। लेकिन अगर वो प्लांट या मशीनरी है तो फिर वो 5 साल तक उनको होल्ड करना पड़ेगा। तो अगर ये क्या करते हैं, अगर इसको ये लोग ट्रांसफर कर देते हैं 5 साल और 3 साल के अंदर अंदर, तो जो एग्जेम्पशन आपको यहाँ पर दी गई थी पहले वो आपसे विड्रॉ कर ली जाइए। वो टैक्सेबल किस तरीके से होगी, ये देखिए, कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड अर्लियर वुड बी टैक्सेबल अंडर दैट कैपिटल गेन इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच ट्रांसफर टुक प्लेस। मतलब जिस साल में, मतलब 5 साल का टाइम है, 3 साल का टाइम आपको दिया गया था, अब आपने बीच ही में उठा करके ट्रांसफर कर दिया उसको, ठीक है। तो जिस भी ईयर में आपने उसको ट्रांसफर किया है उस पर्टिकुलर ईयर में वो पूरा का पूरा जो एग्जेम्पशन आपने पहले क्लेम किया था वो आपसे यहाँ पर वापस ले लिया जाएगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा उसी प्रीवियस ईयर में जिस ईयर में आपने उसको ट्रांसफर किया है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली अपने जो बचे हुए जितने भी एग्जेम्पशन के सेक्शन थे उन सब की बात हम लोगों ने कर ली। अब किसी भी तरीके का आपको डाउट होता है किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।